कुर्सी तो मुख्यमंत्री जी आपकी हिलती दिख रही है। 10 विधायक बिलासपुर में बैठे, कुछ लोग चंडीगढ़ में बैठे, कुछ लोग शाम को शिमला बैठे और ये बैठने का क्रम चलता जा रहा है। इसलिए आपको आनन फानन में मंत्रियों को बुलाना पड़ा कि जो भी बैठना है यहां पर बैठो, अलग अलग जगह मत बैठो। ये अभी आपने उस बैठक में, पिछले कल की बैठक जो अपने निवास पर की है, तो ये मंत्रियों को आपको कहना पड़ा है। कई मंत्रियों ने यहां तक कह दिया कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहे हैं लोगों के बीच में। मुख्यमंत्री की स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि कोई मंत्री बोलता नहीं। कल मंत्रियों की क्लास ली उनने, और इस किसी काम के लिए ली होती तो समझ में आता है कि कहते हैं कि मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग बोलते नहीं। जो मुख्यमंत्री बार बार एक बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। आपने आज तक के झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं। पिछले कल कोई स्टेटमेंट दी है उन्होंने, वहां पर कहा कि हिमाचल पूरे देश भर का ऐसा राज्य बन गया जहां एक महीने में 2 बार सैलरी दी। क्या आप नवंबर के महीने में भी इसी प्रकार से सैलरी देंगे? और जब मंत्रियों की बात पूछे, मंत्री बोलते हम बोले तो बोले क्या, फैसले उल्टे सीधे करेंगे और उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि आप इनके पक्ष में बोलिए। जगहंसाई हो रही है सरकार की। जो मुख्यमंत्री बार बार एक बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है। मुख्यमंत्री जी, हम विनम्र आग्रह करते हैं आपसे कि आप एक दायित्व पर हैं और आपने आज तक के झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आप विधानसभा के अंदर झूठ बोलते हैं, आप विधानसभा के बाहर झूठ बोलते हैं और कर्मचारियों को गुमराह करते हुए कहते हैं हमने आपको एक महीने में 2 बार सैलरी दे दी। ये भी पिछले कल कोई स्टेटमेंट दी है उन्होंने, वहां पर कहा कि हिमाचल पूरे देश भर का ऐसा राज्य बन गया जहां एक महीने में 2 बार सैलरी दी। क्या आप नवंबर के महीने में भी इसी प्रकार से सैलरी देंगे? 2 बार सैलरी देंगे? आखिरकार ऐसे हालात क्यों बन गए कि मुख्यमंत्री को हर महीने की सैलरी की डेट अनाउंस करनी पड़ रही है? यह हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार की वजह से बने, क्योंकि वित्तीय स्थिति हिमाचल प्रदेश की इस कदर बिगड़ गई है। बस इतना मुझे कहना था आप सबके बीच में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कल वे नागान दौरे पे थे तो उन्होंने कहा था कि भाजपा को जो है तकलीफ हो रही है प्रदेश सरकार के व्यवस्था परिवर्तन से, और जयराम जी अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हैं, जबकि बिखराव जो है ज्यादा भाजपा में देखा जा रहा है आज कुर्सी को लेकर। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। आखिरकार मुख्यमंत्री की स्थिति इस प्रकार की बन गई है कि कोई मंत्री बोलता नहीं। कल मंत्रियों की क्लास ली उनने, और इस किसी काम के लिए ली होती तो समझ में आता है कि कहते हैं कि मैं ही बोल रहा हूं, आप लोग बोलते नहीं। और जब मंत्रियों की बात पूछे, बोलते हम बोले तो बोले क्या, फैसले उल्टे सीधे करेंगे और उसके बाद हमको बोल रहे हैं कि आप इनके पक्ष में बोलिए। जगहंसाई हो रही है सरकार की। कई मंत्रियों ने यहां तक कह दिया कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं हो रहे हैं लोगों के बीच में। और ये हालात होंगे आज तारीख में, कह रहा हूं, आज की हालात ये है कि मंत्रियों की स्थिति जब इस प्रकार की बन जाती है, जब कोई फैसले लिए जाते हैं, फैसलों की जानकारी नहीं होती है, सहभागिता उनकी होती नहीं है, तो इस बात को मान करके चलिए, जब आने वाले समय में जब चुनाव होंगे विधानसभा में, जब भी चुनाव होंगे, तो सबसे ज्यादा मार जो है मंत्री को खानी पड़ती है। और मैं इस बात को कह रहा हूं कि कोई एक आधा बच जाए अगली बार विधानसभा के चुनाव में जीत करके आने के लिए, हो सकता है। अन्यथा मुझे तो लगता है कि मंत्रियों की स्थिति इस प्रकार की बनती जा रही है। और खासतौर से जो मुख्यमंत्री जो पर्टिकुलर जो जिस बात का लेकर के कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपना इतिहास देख लें। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आपके कागजों पर बोल रहे हैं, दस्तावेज के आधार पर बोल रहे हैं। आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो है वो झूठ बोल करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो पर्टिकुलरली जो कह रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी की लड़ाई जयराम ठाकुर ने आज तक नहीं लड़ी है, बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, 10 विधायक बिलासपुर में बैठे, कुछ लोग चंडीगढ़ में बैठे, कुछ लोग शाम को शिमला बैठे, और ये बैठने का क्रम चलता जा रहा है। इसलिए आपको आनन फानन में मंत्रियों को बुलाना पड़ा कि जो भी बैठना है यहां पर बैठो, अलग अलग जगह मत बैठो। ये अभी आपने उस बैठक में, पिछले कल की बैठक जो
अपने निवास पर की है, तो ये मंत्रियों को आपको कहना पड़ा है। तो कुर्सी तो मुख्यमंत्री जी आपकी हिलती दिख रही है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। ठाकुर साहब, ये जो आपने बात की कि गारंटीज ये पूरे कंट्री की और स्टेट की इकोनॉमी को खराब कर रही है, और जो कांग्रेस पार्टी है उसके आप वोट कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबल की इसकी वजह से स्टेट में। लेकिन जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं, जो हर पॉलिटिकल पार्टी है वो वहां पे गारंटीज दे रही है। तो उसमें जो मतलब कि कुछ गारंटीज खराब है या कुछ गारंटी वो है, हो सकता है किसी स्टेट की पोजीशन थोड़ी इकोनॉमिकली ठीक भी है, लेकिन जो नेशनल लेवल पे है, क्या इस पे कंसेंसस नहीं बनना चाहिए कि जो गारंटीज है उसकी लिमिट फिक्स होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? क्योंकि इसमें जो कोर्स है उनकी भी डायरेक्शन। ये निश्चित रूप से मेरा भी ये मानना है कि बड़ा साफ एक बात आज की स्थिति में करने की जरूरत है कि एक गारंटी का दौर समाप्त होना चाहिए। और मेरा तो इस बात के लिए है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ गाइडलाइंस इसमें करनी चाहिए, और जो मैंडेटरी हो जाए, जिसका पालन करने के लिए सारी राजनीतिक दल या जो भी चुनाव लड़ने वाला जो है उससे बाध्य हो। सरकार अपने कार्यकाल में काम करे, योजना चलाए, लेकिन चुनाव के दिनों में कोई पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे करके सत्ता में आने की योजना बनाए। और जिस प्रकार से हिमाचल की स्थिति बन गई है कि गारंटियां 10 दे दी, लेकिन जब गारंटियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, आजकल सारे फैसले विपरीत हो रहे हैं उन गारंटियों के विपरीत। 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, 125 मिलती तो वो भी बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 5 लाख नौकरी देने की बात थी, 1.5 लाख नौकरियां जो क्रिएटेड पोस्टें हैं, परमानेंट पोस्टें हैं, जो समाप्त करने की नोटिफिकेशन कर दी। कि आखिरकार ये सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए। और एक नैतिक दायित्व तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक दल का ये बनता है कि अगर लोगों को उन्हें कोई वादा किया है, कोई गारंटी दी है, तो उसको पूरा करने के लिए भी उनको काम करना चाहिए, जो हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। और पूरे देश भर में स्थिति है कांग्रेस की सरकार की, चाहे वो कर्नाटक की बात है, चाहे वो हिमाचल की बात है। ये रोपवे का लोकार्पण क्यों रुका? क्या कहते हैं बात करिए कि नाबार्ड का जो पैसा खर्च हुआ कि केंद्र के नहीं, केंद्र देखिए, ऐसा नाबार्ड स्टेट के हिस्से में आता है, केंद्र देता, वो नाबार्ड एक तरह का लोन की शेप में होता है। और इसका इनॉग्रेशन तो स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है, लेकिन उसके बावजूद इनके आपस में कुछ कई चीजों को लेकर के वो लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण उन्होंने उसको बदला है। यहाँ पर ध्यान आ रहा है कि केंद्र की नाबार्ड के पैसे से इसका नाबार्ड, हाँ, पैसे तो नाबार्ड का ही है, तो श्रेय भी बीजेपी को जाना चाहिए। तो नेचुरली श्रेय तो बीजेपी को जाएगा। वो 10 बार उसका उद्घाटन करे तो भी लोग बोल रहे हैं, बच्चा बोल रहा है। ये जयराम ठाकुर ने लाया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है, हमने उसका शिलान्यास किया है, एक मुश्त पैसा दिया है और ये आज बनकर के तैयार हुआ। तो स्वाभाविक रूप से इसमें श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा। गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स। कड़ों के कलेक्शन में टेम्पो ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइस में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पो ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन। सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होने की संभावनाओं के चलते इन दिनों भूषण ज्वेलर्स सोलन में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कीमतों में बढ़ोतरी से पहले ग्राहक खरीदारी करने भूषण ज्वेलर्स सोलन पहुंच रहे हैं। भूषण ज्वेलर शोरूम के मालिकों का कहना है कि आप भी भूषण ज्वेलर्स शोरूम सोलन आएं और पाएं नई कलेक्शन के साथ बेहतरीन डिजाइन्स। भूषण ज्वेलर्स सोलन।